Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 21st March 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. First topic is about ईद उल फितर. तो आज भारत में ईद उल फितर मनाया जा रहा है. इस ओकेजन पे आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी ईद उल फितर, ईद मुबारक आप सबको. ये जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं इट कैन बी यूजफुल फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू. उससे भी ज़्यादा जीएस पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, करंट कॉन्टेक्स्ट यही है कि आज रामदान का जो होली मंथ है, जो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर काफ़ी होली माना जाता है, इस महीने को रमज़ान मंथ, वो ख़त्म हो रहा है और इसके साथ ही ईद उल फितर सेलिब्रेट किया जाएगा. रमज़ान का जो महीना है वो ख़त्म होता है विथ मून साइटिंग. तो एक पर्टिकुलर डेट को जब मून साइट होता है उसके बाद रमज़ान महीना ख़त्म माना जाता है और उसके बाद ईद उल फितर मनाया जाता है इन मुस्लिम वर्ल्ड, मुस्लिम कंट्रीज़ एज वेल एज मुस्लिम कम्युनिटीज़. तो कुछ कुछ जगहों पे वो 20 मार्च को और कुछ कुछ जगहों पे 21 मार्च को ईद उल फितर मनाया जा रहा है. भारत में तो ईद उल फितर आज के दिन मनाया जा रहा है. जो होली मंथ है, जैसा कि मैंने आपको बताया, होली मंथ ऑफ रामदान, इसमें पूरे एक महीने तक लगभग डाउन टू सनसेट तक फास्टिंग रखा जाता है, जिसको कहा जाता है रोजा, द प्रैक्टिस ऑफ रोजा. जिसमें फास्टिंग होती है दिन के टाइम में, राइट फ्रॉम डॉन टू सनसेट. सूर्य जब उगता है उसके लेकर के सूर्य के अस्त होने तक रोजा रखा जाता है. साथ ही साथ स्पेशल मॉर्निंग प्रेयर होती है, फैमिली गैदरिंग होती है और शाम को फिर फीस्ट होता है, फैमिली फीस्ट या कम्युनिटी फीस्ट. साथ ही साथ कुछ चैरिटी एक्टिविटीज़ होती हैं. जो कम्युनिटी फीस्ट होती है शाम को, जब रोजा को ब्रेक किया जाता है हर दिन शाम को, तो उसको कहा जाता है इफ्तार. देखिए, मेरी जितनी भी समझ है रमज़ान महीने को लेकर के, रोजा इफ्तार को लेकर के, वो पढ़ने लिखने से आई है. जो मैंने आर्टिकल्स पढ़े, जो अलग अलग जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनको पढ़ कर के आई हैं, आसपास में अपने मुस्लिम दोस्तों को, उनके परिवारों को ऑब्जर्व करके आई हैं. इसमें कुछ और अगर आप ऐड करना चाहें, अगर आपके पास खुद इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो यू कैन ऐड थ्रू कमेंट सेक्शन. तो रमज़ान का महीना है और वो जब ख़त्म होता है तो ईद उल फितर मनाया जाता है. रमज़ान महीने में लगभग एक महीने तक रोज़ा रखा जाता है और शाम को जब रोज़ा ब्रेक करते हैं विथ इफ्तार, तो वो एक कम्युनिटी फीस्ट की तरह होता है. मुस्लिम कम्युनिटीज़ के अंदर रमज़ान इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी होली. रीज़न बीइंग, माना जाता है कि इसी महीने में द फर्स्ट वर्सेस ऑफ कुरान वेयर रिवील्ड बाय प्रॉफेट मोहम्मद, और इस कारण से ये महीना जो है वो काफ़ी पायस माना जाता है. अच्छा, एक बात और आप देखोगे कि रमज़ान महीना हर साल इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से बदलता रहता है. मतलब कभी आप देखोगे कि जून महीने में रमज़ान महीना आया, इंग्लिश कैलेंडर के जून महीने के हिसाब से रमज़ान हो रहा है. फिर कभी आप अप्रैल में देखोगे, इस साल हमने मार्च में देखा. तो वो इसलिए क्योंकि होता क्या है कि जो इस्लामिक कैलेंडर है वो एक लूनर कैलेंडर है, वो मून के अराउंड चलता है, लूनर हिजरी कैलेंडर, जिसमें एक मंथ जो है वो 28 से 29 दिन का होता है. तो पूरा का पूरा जो साल है वो लगभग 11 या 12 दिन कम होता है विथ रिस्पेक्ट टू सोलर कैलेंडर. तो सन के कैलेंडर के हिसाब से जो इंग्लिश कैलेंडर है, उसके हिसाब से जो लूनर कैलेंडर है उसमें दिन लगभग 10-11 कम होते हैं. यही कारण है कि हर साल, मतलब एक साल आप ओवरऑल कहिए तो थोड़ा छोटा होता है इन ल्यूनर हिजरी कैलेंडर विथ रिस्पेक्ट टू द सोलर कैलेंडर, जिसको हम लोग इंग्लिश कैलेंडर भी कह देते हैं इन जनरल. तो यही कारण है कि हर साल ये जो रमज़ान का महीना है वो थोड़ा जल्दी आ जाता है. जैसे इस साल फरवरी मार्च में आया, आप अगले साल देखोगे कि वो जनवरी फरवरी में आ जाएगा. फिर नेक्स्ट ईयर आप देखोगे दिसंबर जनवरी में हो जाएगा. और इस कैलकुलेशन के हिसाब से 2030 वो साल होगा जिसमें एक ही इंग्लिश कैलेंडर में, एक ही इंग्लिश ईयर में 2030 के अंदर 2 बार रमज़ान महीना आएगा, एक जनवरी में और दूसरा दिसंबर में. तो इस तरीके से थोड़ा अंतर होता है इंग्लिश कैलेंडर में एंड इंग्लिश सोलर कैलेंडर में एंड लूनर कैलेंडर में.
कमिंग बैक टू दिस इफ्तार, इफ्तार के बारे में थोड़ा और चर्चा करते हैं। रीजन बीइंग उससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे अंत में। यू सी, जैसे कि मैंने आपको बताया, इफ्तार इज द मील ईटन एट द सनसेट इमीडिएटली बिफोर द इवनिंग प्रेयर, जिसको कहा जाता है मागरिब नमाज। तो रमजान महीने में सिर्फ 2 ही मील अलाउड हैं। तो इफ्तार इज वन ऑफ द 2 मील्स, एक मील शाम के वक्त और दूसरा सुबह वक्त। तो शाम के वक्त का जो मील है वो होता है इफ्तार, और सुबह का जो मील है उसको कहा जाता है सहरी। ऐसा कोई सेट रूल नहीं है कि इफ्तार में क्या खाना है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद हिमसेल्फ ब्रोक हिज फास्ट विथ डेट्स। इसी कारण से कई सारे मुस्लिम फैमिलीज में डेट्स के साथ ही इफ्तार की शुरुआत होती है। अब एक प्लेन्स पर्सपेक्टिव से फैक्ट याद रखिए कि साल 2023 में इफ्तार was inscribed on UNESCO's representative list of intangible cultural heritage of humanity. This was inscribed on request by 4 countries, Iran, Turkey, Azerbaijan and Uzbekistan. इनके रिक्वेस्ट के बाद साल 2023 में रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी विच इज मेंटेन्ड बाय यूनेस्को, उसमें इफ्तार को इंस्क्राइब कराया गया। अब थोड़ा सा स्पिरिचुअल एंड सोशल सिग्निफिकेंस हम समझते हैं रोजा और इफ्तार प्रैक्टिसेस का। इनका सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, रोजा की अगर बात की जाए तो इसको एक मियर फास्टिंग प्रैक्टिस की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। डॉन से लेकर के सनसेट तक फास्टिंग कर लिया इन द मंथ ऑफ रमदान, बस इतना भर नहीं है रोजा। उसके पीछे का आप इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस समझिए। रोजा के दौरान, यानी कि जब रमदान महीने में रोजा करते हैं, फास्टिंग रखते हैं, तो उससे एक डिसिप्लिन की भावना डेवलप होती है, इनकलकेट होती है। डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल ओवर इंस्टिंक्ट एंड अर्ज ऑफ हंगर। देखिए, हम इंसानों के अंदर कई सारे नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं, उसमें से एक इंस्टिंक्ट है भूख, उसके अलावा एक है सेक्सुअल इंस्टिंक्ट। अब हमें अपने इंस्टिंक्ट्स को थोड़ा कंट्रोल करने की प्रैक्टिस डेवलप करनी चाहिए। इसी को कहा जाता है टेम्परेंस, सेल्फ कंट्रोल। इसी को दूसरा नाम दे दिया जा सकता है डिसिप्लिन। तो अपने इंस्टिंक्ट्स को थोड़ा थोड़ा हमें कर्ब करने की प्रैक्टिस डेवलप करनी चाहिए। और हम किसी भी तरीके के इंस्टिंक्ट्स को, नेचुरल इंस्टिंक्ट को अगर कर्ब करते हैं तो हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन की भावना डेवलप होती है, और उस सेल्फ कंट्रोल या डिसिप्लिन से हम दूसरे नेचुरल इंस्टिंक्ट्स या अर्जेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो रोजा का स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ये है कि भूख, जो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है या अर्ज है, उसको कर्ब करने में, कंट्रोल करने में ये मदद करता है, जिससे हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल डेवलप होता है, जिससे हम बाकी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं उसको भी थोड़ा कर्ब कर ले। अगर आप ध्यान से सोचें तो ज़्यादातर जो सोशल इविल्स हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं, क्राइम्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं इंसानों के अपने जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं, जिनको एनिमल लाइक प्रीडिस्पोजिशन या एनिमल इंस्टिंक्ट्स बोलते हैं, उसको कर्ब ना कर पाने का ही आउटकम होता है। तो अगर हम किसी भी तरीके से कुछ अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करें ऑन डेली बेसिस, तो सेल्फ कंट्रोल आएगा, डिसिप्लिन आएगा, और उससे फिर हम एक बेहतर इंसान बनेंगे। और अगर ओवरऑल ज़्यादातर लोगों के अंदर ये सेल्फ कंट्रोल या डिसिप्लिन होगा तो समाज में कन्फ्लिक्ट एंड क्राइम्स कम होंगे। सो दैट इज़ द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट या इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ रोजा। सिमिलरली अगर इफ्तार की हम बात करें तो इफ्तार, वैसे तो कई सारे परिवारों में तो फैमिली लेवल पे ही मिल करके इफ्तार कर लिया जाता है, यानी कि अपने फास्ट को ब्रेक किया जाता है। लेकिन इफ्तार का अगर रियल सेंस देखें तो इफ्तार इज़ नॉट जस्ट अबाउट ब्रेकिंग फास्ट, इट इज़ अबाउट शेयरिंग मील विथ अदर्स। तो इस इफ्तार प्रैक्टिस से सेंस ऑफ एम्पैथी डेवलप होती है, क्योंकि जब दूसरों के साथ हम अपना मील शेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि कई सारे लोगों की स्थिति कितनी ख़राब है। उनके लिए इन जनरल भी ऐसा कोई सोर्स नहीं होता है खाने का। उनके साथ जब हम खाना शेयर करते हैं, गरीबों को डोनेट करते हैं, तो एक सेंस ऑफ एम्पैथी डेवलप होती है। वो मजबूरी में, उनके लिए रोज का दिन ही रोजा है, डेली रोजा ही है, क्योंकि उनके पास सोर्सेज नहीं है अपने हंगर को मिटाने का। तो एक सेंस ऑफ एम्पैथी डेवलप होती है, सेंस ऑफ चैरिटी डेवलप होती है विथ प्रैक्टिस ऑफ इफ्तार, विच इज़ अ कम्युनिटी फीस्ट। फीलिंग ऑफ किनशिप एंड कॉमननेस वो डेवलप होती है, वी बीइंग पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी, ये सब डेवलप होती है विद द प्रैक्टिस ऑफ इफ्तार। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस।
स्पिरिचुअल एंड सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ रोजा एंड इफ्तार। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। यू मे अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे एथिक्स पेपर में पूछा जा सकता है कि जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस होते हैं उनके थ्रू, कई सारे ऐसे रिलीजियस प्रैक्टिसेस होते हैं जिनके थ्रू ऑटोमेटिकली हमारे अंदर एथिकल वैल्यूज, यूनिवर्सल एथिकल वैल्यूज को इम्बाइब कराने की कोशिश की जाती है, इनकलकेट कराने की कोशिश की जाती है, जिससे समाज में हार्मनी प्रमोट हो। डिस्कस। तो यहाँ पे अलग अलग धर्मों से कुछ कुछ प्रैक्टिसेस को आप निकालेंगे। जैसे इफ्तार है इस्लाम में, तो वैसा ही है भंडारा का कॉन्सेप्ट या फिर लंगर का कॉन्सेप्ट इन हिंदुइज्म एंड सिखिज्म। और जैसे रोजा है इस्लाम के अंदर, वैसे ही आप देखोगे नवरात्रि फास्टिंग है हिंदुइज्म के अंदर। तो अलग अलग धर्मों से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें निकाल करके आप एग्जाम्पल की मदद से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट मैटरनिटी बेनिफिट फॉर अडॉप्टिव मदर्स, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले समझते हैं इस कानून के बारे में, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 1961, जिसको 2017 में अमेंड भी किया गया थोड़ा सा। इस कानून में पेड मैटरनिटी लीव की व्यवस्था की गई है फॉर विमेन वर्किंग इन अ फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर मतलब 10 या 10 से ज़्यादा अगर एम्प्लॉय हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वहाँ पे काम करने वाली विमेन अगर प्रेग्नेंट होती है तो उनको मैटरनिटी लीव दिया जाएगा, पेड मैटरनिटी लीव, सैलरी मिलती रहेगी। मैटरनिटी लीव के लिए क्या क्या प्रोविजन है वो जरा देखते हैं। अप टू 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों तक 26 वीक्स तक का मैटरनिटी बेनिफिट है, बट 8 वीक्स बिफोर डिलीवरी मैक्सिमम एंड देन 18 वीक्स आफ्टर डिलीवरी। वुमेन चाहे तो बिफोर डिलीवरी का टाइम को थोड़ा और रिड्यूस कर सकती हैं, 6 वीक्स बिफोर डिलीवरी कर सकती हैं, 20 वीक्स आफ्टर डिलीवरी ऐसा कर सकती हैं। लेकिन ओवरऑल 26 वीक्स तक पेड मैटरनिटी लीव मिलेगा इफ अ वुमन इज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। 2 बच्चों तक के लिए ये व्यवस्था है। तीसरे बच्चे से ये लीव को घटा दिया गया है, तीसरे बच्चे के लिए सिर्फ 12 वीक्स का ही लीव है। जो करेंट न्यूज है इट इज विथ रिस्पेक्ट टू अडॉप्शन। तो जो अडॉप्टिव मदर्स हैं उनके लिए 12 वीक्स का लीव है इफ द अडॉप्टेड चाइल्ड इज बिलो 3 मंथ्स ऑफ एज। अगर जो बच्चा अडॉप्ट किया जा रहा है उसकी उम्र 3 महीने से कम है तो उस केस में 12 वीक का लीव है। अगर 3 महीने से ज्यादा है तो उस केस में अडॉप्शन में भी कोई लीव है नहीं। So there is no leave with respect to या for adoptive mother if the adopted child is of age 3 months or more। इसी प्रोविजन से रिलेटेड ये करंट डेवलपमेंट है, तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अच्छा, और भी कई सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं अंडर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। जैसे क्रेच फैसिलिटी होनी चाहिए, तो किसी भी संस्थान में अगर 50 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं तो वहाँ पे उस इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक क्रेच फैसिलिटी होनी चाहिए, जिसमें जो मदर है शुड बी अलाउड टू मेक एटलीस्ट 4 विजिट्स पर डे। वो बच्चे को लेकर के आए और क्रेच में छोड़ दे, और फिर जॉब करने के दौरान सुबह से लेकर शाम तक अपने वर्किंग आवर्स में भी 4 विजिट्स पर डे शुड बी अलाउड। उसके अलावा प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसमिसल, कोई भी वुमेन को उनके पेड मैटरनिटी लीव के दौरान टर्मिनेट नहीं किया जा सकता है। अच्छा, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 और इस तरीके के कई सारे सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड नियम थे, अलग अलग नियम, कम से कम 9 ऐसे कानून थे जो अलग अलग तरीके से सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे एम्प्लॉयज़ को। उन सब कानूनों को सब्ज्यूम करके एक कॉमन कोड बना दिया गया साल 2020 में, जिसका नाम है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। तो आपको पता है कि 46 अलग अलग लेबर लॉज को सब्ज्यूम करके 4 लेबर कोड्स में उनको सब्ज्यूम किया गया है, कंडेंसेट किया गया है। तो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स रिलेटेड जितने भी नियम थे उन सबको सब्ज्यूम करके एक कोड बनाया गया है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑल्सो हैज बीन सब्ज्यूम्ड अंडर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। तो अब मैटरनिटी बेनिफिट अलग से एक इंडिपेंडेंट लॉ नहीं है, इट हैज बीन सब्ज्यूम्ड अंडर दिस कोड। बट जितने भी बेनिफिट्स मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंतर्गत बताए गए कि 26 वीक्स का पेड लीव होगा, वो सब कुछ अभी भी अवेलेबल है अंडर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। अब करंट केस पे आते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एडॉप्शन के केस में
12 वीक्स तक का लीव है फॉर द मदर्स अडॉप्टिंग ए चाइल्ड बिलो एज ऑफ 3 मंथ। अब एक पेटिशनर है, पेटिशनर का नाम याद रखना जरूरी नहीं है। सी चैलेंज्ड दिस पर्टिकुलर प्रोविजन इन सुप्रीम कोर्ट। इस प्रोविजन के हिसाब से सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स भी बनाए गए हैं। जो भारत सरकार के लिए काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं उनके लीव रिलेटेड रूल्स तय किए गए हैं एज पर सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स। उसमें अडॉप्शन के केस में अगर बच्चा 3 महीने से ज्यादा का है तो कोई मैटरनिटी बेनिफिट है नहीं। इसी प्रोविजन को चैलेंज किया है एक पेटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कंसर्न रेज किया कि जो अडॉप्टिव मदर्स होते हैं उनको भी मिलना चाहिए मैटरनिटी बेनिफिट। Adoptive mothers are given less maternity benefit या in fact no maternity benefit as compared to biological mothers। सुप्रीम कोर्ट में जब सवाल रेज किया गया तो भारत सरकार की तरफ से जवाब आया, क्योंकि एक तरीके से ये मामला जो है ये एम्प्लॉइज वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो जाता है, क्योंकि सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स हैव बीन क्वेश्चन। तो भारत सरकार ने कहा कि जो मदर अडॉप्ट कर रही हैं खासकर 3 महीने से ज्यादा बड़े बच्चे को, उस केस में तो उनका कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम तो हुआ नहीं क्योंकि उन्होंने बच्चे को तो डिलीवर किया नहीं, तो इस केस में उनको बहुत लंबा लीव दे करके क्या फायदा है। इसीलिए हमने 3 महीने से ज्यादा उम्र के बच्चे को अडॉप्ट करने के केस में हमने मैटरनिटी बेनिफिट नहीं दिया है, ऐसा भारत सरकार की तरफ से आर्गुमेंट दिया गया। बट सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरहुड इज नॉट ओनली बायोलॉजिकल, इट ऑल्सो रिक्वायर्स इमोशनल बॉन्डिंग, केयर गिविंग। तो मदरहुड को सिर्फ बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ना देखा जाए। अडॉप्ट भी कर रही है अगर कोई माँ, तो उसको उस अडॉप्टेड बच्चे के साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग डेवलप करने के लिए समय दिया जाना चाहिए। प्लस अडॉप्टिंग मदर एंड जो प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना एज पर लॉ कैन बी सीन एज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। और इन दो आर्गुमेंट्स के बेसिस पे जो सबसे महत्वपूर्ण आर्गुमेंट है दैट मदरहुड इज नॉट ओनली बायोलॉजिकल, इस आर्गुमेंट के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऑल द बेनिफिट्स मस्ट बी एंटाइटल्ड टू इवन एन अडॉप्टिव मदर। अडॉप्टिव मदर शुड ऑल्सो बी एंटाइटल्ड इफ 12 वीक्स ऑफ लीव इवन इफ द अडॉप्टेड चाइल्ड इज ऑफ एज मोर देन 3 months। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ चाइल्ड्स एज एट अडॉप्शन, द अडॉप्टिव मदर विल बी गिवन 12 weeks of maternity benefit as per Supreme Court's judgment। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर प्रश्न आया कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के हिसाब से या फिर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के हिसाब से क्या एक एडॉप्टिव मदर को पेड लीव है इफ द अडॉप्टेड चाइल्ड इज मोर देन 3 months ऑफ एज, तो जवाब है नो। कानून के हिसाब से अभी भी 3 महीने से ज्यादा उम्र के बच्चे को अडॉप्ट करने के केस में कोई पेड लीव की व्यवस्था नहीं है कानून के हिसाब से, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से है। अब जब तक यह कानून अमेंड नहीं होता है, भारत सरकार इस कानून को पार्लियामेंट में बिल ला करके अमेंड नहीं करती है, तब तक एज पर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट देयर इज नो मैटरनिटी लीव, पेड लीव फॉर अडॉप्टिव वुमेन इफ द अडॉप्टेड चाइल्ड इज ग्रेटर देन एज ऑफ 3 months। ध्यान रहे इस बात को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो अलग बात है। अब अगर सवाल पूछता है कि एज पर सुप्रीम कोर्ट है कि नहीं, तो जवाब है कि यस, उस केस में बेनिफिट है। एज पर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है कि नहीं, तो जवाब है नो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कीजिएगा गवर्नर के पार्डनिंग पावर को लेकर के भी। गवर्नर के पास डेथ सेंटेंस में पार्डनिंग पावर नहीं है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन जनरल अगर प्रश्न आए कि गवर्नर के पास क्या पार्डनिंग पावर है, अगर कुछ भी नहीं लिखा है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन या एज पर सुप्रीम कोर्ट, तब भी आप क्या बोलेंगे कि नो, उनके पास पार्डनिंग पावर नहीं है इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस। लेकिन अगर स्पेसिफिकली लिखा है कि एज पर सुप्रीम कोर्ट डज गवर्नर हैज पार्डनिंग पावर, तब वहां पे आपको कहना है यस। सिमिलरली एज पर सुप्रीम कोर्ट मैटरनिटी बेनिफिट हैज टू बी देयर टू अडॉप्टिव मदर्स इवन इफ द अडॉप्टेड चाइल्ड्स एज इज ग्रेटर देन 3 months। तो बहुत कोई कंफ्यूजन का अपने लिए स्कोप मत रखिए, अननेसेसरी कंफ्यूजन मत कीजिए। कानून के हिसाब से नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से यह व्यवस्था है, तो भारत सरकार मोस्ट प्रोबेबली कानून बना करके
और फिर अडॉप्टिव मदर्स के लिए भी ये प्रोविजंस लाएगी। साथ ही साथ सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स में भी बदलाव करेगी। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ऑपरेशन संकल्प रीएक्टिवेटेड, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, ऑपरेशन संकल्प इंडियन नेवी का एक मिशन है जो साल 2019 में स्टार्ट किया गया था, जिसका लक्ष्य है टू प्रोटेक्ट इंडियन मर्चेंट शिप्स इन द गल्फ रीजन, स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। उनको पायरेसी या अलग किसी भी तरीके के कन्फ्लिक्ट या अटैक से बचाने के लिए जो हमारे इंडियन मर्चेंट शिप्स हैं, जो ट्रेड को कंडक्ट कराने में हेल्प करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन नेवी ने एस्कॉर्ट सर्विसेज की तरह एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प इज कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी इन कोऑर्डिनेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस एंड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग। दिस ऑपरेशन इज सपोर्टेड बाय मैरीटाइम एंटी पायरेसी एक्ट ऑफ 2022। ये मिशन या ऑपरेशन 2019 में लॉन्च कर दिया गया। फिर भारत सरकार ने कानून बनाया 2022 में, मैरीटाइम एंटी पायरेसी एक्ट, जिसके अंतर्गत पायरेसी को कर्ब करने पे फोकस किया जाता है। पायरेट्स अटैक करके लूट ना लें किसी भी मर्चेंट शिप को। तो कहीं ना कहीं इस कानून के बाद से ऑपरेशन संकल्प को और ज्यादा स्ट्रेंथ मिला है। करंट न्यूज ये है कि ऑपरेशन संकल्प हैज बीन रीएक्टिवेटेड। वैसे तो चल ही रहा था, लेकिन नाउ इट हैज बीन रीइन्विगोरेटेड, रीएक्टिवेटेड बिकॉज ऑफ राइज इन कन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया, स्पेशली कन्फ्लिक्ट अराउंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। टॉपिक बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट 7 फॉरेन नेशनल्स अरेस्टेड बाय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है विच हैज बीन मेड एज पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एक्ट ऑफ 2008। हुआ क्या कि साल 2008 में जब 26 नवंबर को मुंबई के अंदर टेरर अटैक हुआ, उसके बाद भारत सरकार को रियलाइज हुआ कि टेररिज्म रिलेटेड मामलों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमें एक सेपरेट बॉडी बनानी चाहिए। उसके पहले 2008 से पहले तक टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज वेर आल्सो इन्वेस्टिगेटेड बाय सीबीआई या पुलिस एंड प्रोसिक्यूशन वाज डन इन नॉर्मल कोर्ट्स, इवन टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज। लेकिन 2008 के बाद एनआईए कानून बनाया गया और इस एनआईए कानून की मदद से एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन बॉडी बनाई गई एनआईए, और प्रोसिक्यूशन के लिए इन मैटर्स विथ रिस्पेक्ट टू टेररिज्म स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए जिनको कहा गया है एनआईए कोर्ट। तो एनआईए जो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई गई है, अब इसका काम रहता है टेररिज्म रिलेटेड तमाम एक्टिविटीज को इन्वेस्टिगेट करना। तो टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कानून है टेररिज्म को कर्ब करने के लिए, वो कानून है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए। और यूएपीए के अंतर्गत अगर कोई क्राइम होता है तो उसको इन्वेस्टिगेट करता है एनआईए। एनआईए और भी तमाम एक्टिविटीज को इन्वेस्टिगेट करता है इफ सम एक्टिविटी इज देयर इन्वॉल्विंग सिक्योरिटी थ्रेट टू एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज या स्मगलिंग इन काउंटरफीट इंडियन करेंसी। ऐसी एक्टिविटीज को भी एनआईए इन्वेस्टिगेट करता है अपार्ट फ्रॉम अनलॉफुल एक्टिविटीज कंडक्टेड अंडर यूएपीए। एनआईए का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। उसके अलग अलग ब्रांचेज भी हैं, हैदराबाद, गुवाहाटी, कोच्चि, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, जयपुर, कोलकाता, रायपुर एंड जम्मू, अलग अलग जगहों पे इसके ब्रांचेज भी हैं। तो याद रखना है कि गुवाहाटी में भी एनआईए का एक ब्रांच है। एनआईए इज हेडेड बाय ए डायरेक्टर जनरल एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब करंट न्यूज ये है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 7 फॉरेन नेशनल्स को अरेस्ट किया है, जिसमें से 6 यूक्रेनियन है और 1 अमेरिकन है। इन फॉरेन नेशनल्स के ऊपर चार्जेस क्या हैं? एलिगेशन ये है कि ये फॉरेन नेशनल्स भारत के अंदर आकर के भारत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रच रहे थे, हैचिंग कॉन्स्पिरेसी। दे वर प्लानिंग टेररिस्ट एक्टिविटीज इन इंडिया। दे वर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ सप्लाई चेन नेटवर्क, जिसके थ्रू यूरोप से ड्रोन्स को मंगा करके और बाकी तमाम टेक्निकल इक्विपमेंट्स दैट कुड बी ऑफ यूज टू इंसर्जेंट ग्रुप्स एंड टेररिस्ट ग्रुप्स, उनका एक सप्लाई चेन नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे यूरोप के थ्रू, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया के थ्रू होते हुए म्यांमार बॉर्डर पे जो इंसर्जेंट ग्रुप्स एक्टिव हैं, खासकर एनएससीएन खापलांग और बाकी जो म्यांमार के अंदर एक्टिव फाइटर ग्रुप्स हैं, जो म्यांमार के अंदर भी टर्बुलेंस क्रिएट कर रहे हैं, प्लस क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी भारत में सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे फाइटर ग्रुप्स के लिए, इंसर्जेंट ग्रुप्स के लिए ये सप्लाई चेन नेटवर्क फॉर टेक्निकल इक्विपमेंट्स स्पेशली ड्रोन्स को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे ये फॉरेन नेशनल्स, जिसमें से 6 यूक्रेनियन है, 1 अमेरिकन है। तो एनआईए ने इनको
डिटेन किया है, इनके खिलाफ अब केस किया जाएगा अंडर यूएपीए। अब इसको लेकर के यूक्रेन ने ऑब्जेक्शन रेज किया। यूक्रेन की सरकार ने कहा है कि ये जो 6 यूक्रेनियन नेशनल्स को अरेस्ट किया गया है, इट इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। यूक्रेन की सरकार का कहना है कि ये जो अरेस्ट है इट माइट बी पॉलिटिकली मोटिवेटेड। भारत ने यूक्रेनियन नेशनल्स को अरेस्ट किया है ऑन इंसिस्टेंस ऑफ रसिया, ऐसा एलिगेशन लगाया है यूक्रेन की सरकार ने। यूक्रेन की सरकार कह रही है कि हमारे जो यूक्रेनियन नेशनल्स को अरेस्ट किया गया है उनसे हमारे ऑफिसर्स को, यूक्रेन के जो ऑफिसर्स हैं जिनको कहा जाता है कॉन्सुलर ऑफिसर्स, उनको मिलने दिया जाए। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो यूक्रेन की सरकार ने कहा कि भारत कॉन्सुलर एक्सेस दे टू द यूक्रेनियन नेशनल्स हु हैव बीन अरेस्टेड इन इंडिया। लेकिन भारत का इस पर जवाब यह है कि ये जो यूक्रेनियन नेशनल्स को अरेस्ट किया गया है उनको टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज के अंतर्गत डिटेन किया गया है, तो इनके ऊपर अभी कार्रवाई चल रही है। सही वक्त पे इनको कॉन्सुलर एक्सेस दिया जाएगा। ये जो कॉन्सुलर एक्सेस का मामला है, इट इज अ प्रोटोकॉल अंडर वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऑफ 1961। एक इंटरनेशनल कानून है, इंटरनेशनल लेवल पे एक कानून है जो दुनिया के कई सारे देशों ने मिलकर के अडॉप्ट किया, जिसका नाम है वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। 1961 में अडॉप्ट किया गया। इस कानून के अंतर्गत तमाम प्रोटोकॉल्स इस्टेब्लिश किए गए हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है एक दूसरे देशों के लोगों को ट्रीट करने के लिए। इसमें तमाम बातें हैं, जैसे किसी एक देश का डिप्लोमेट दूसरे देश में अगर काम कर रहा है तो उसको अलग अलग तरीके की इम्यूनिटीज़ हैं, इम्यूनिटीज़ फ्रॉम डिटेंशन एंड ऑल। उसके अलावा अगर एक देश का हेड ऑफ द स्टेट दूसरे देश को विजिट करने जाता है तो क्या क्या प्रोटोकॉल्स को मीट करना है, कौन उनको रिसीव करने जाएगा। प्लस वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस में ये भी कहा गया है कि अगर एक देश दूसरे देश के अंदर एम्बेसी बनाता है, जैसे मान लीजिए कि यूक्रेन एम्बेसी बनाता है भारत के अंदर, तो उस एम्बेसी को ट्रीट किया जाएगा एज टेरिटरी ऑफ यूक्रेन ओनली। है भले भारत के न्यू दिल्ली शहर में, लेकिन वो जो एम्बेसी है इसको माना जाएगा कि इट इज द टेरिटरी ऑफ यूक्रेन। उस एम्बेसी के अंदर अगर भारत सरकार और उसके किसी अथॉरिटीज को भी इंटर करना है तो यूक्रेनियन गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा। तो ये तमाम प्रोविजन जो है वो वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1961 के अंतर्गत इस्टेब्लिश किए गए हैं। यूक्रेन ने एलिगेशन लगाया है कि हम लोग वियना कन्वेंशन को वॉलेट कर रहे हैं। भारत सरकार ने कहा है कि हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, टेररिज्म रिलेटेड मामला है और सही मौके पे कानून के हिसाब से ही हम लोग कॉन्सुलर एक्सेस देंगे। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज रन दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट वर्ल्ड इंडोर चैंपियनशिप ऑफ 2028। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है। करंट न्यूज ये है कि इंडिया विल होस्ट वर्ल्ड इंडोर चैंपियनशिप ऑफ 2028 एट कलिंगा इंडोर स्टेडियम भुवनेश्वर। इसमें 3 तरीके के इवेंट्स होंगे, इंडोर इवेंट्स, ट्रैक इवेंट्स होंगे, फील्ड इवेंट्स होंगे एंड सम कंबाइंड इवेंट्स भी होंगे। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से फैक्ट याद रखना है कि वर्ल्ड इंडोर चैंपियनशिप होगी कलिंगा इंडोर स्टेडियम में एट भुवनेश्वर इन 2028। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। डबल डिफ्लेशन मेथड सेलेक्टेड, पहला स्टेटमेंट गलत है। इट यूजेस ओनली एडजस्ट ओनली द वैल्यू एडेड, दैट इज रॉन्ग। ये इनपुट और आउटपुट दोनों को एडजस्ट करता है, सिर्फ ओवरऑल वैल्यू एडिशन को एडजस्ट नहीं करता है। इट सेपरेटली एडजस्ट बोथ आउटपुट एंड इनपुट, दैट इज करेक्ट। इट प्रोवाइड्स मोर एक्यूरेट एस्टिमेट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। इट इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, दैट इज रॉन्ग। तो पहला और चौथा रॉन्ग है, दूसरा तीसरा सही है। म्यांमार से हम लोग तूर, उड़द और मूंग की दाल इंपोर्ट करते हैं, तो करेक्ट आंसर इज 1 2 3। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। स्टॉकहोम वाटर प्राइस से रिलेटेड तीसरा स्टेटमेंट बस गलत है। इट इज नॉट ओनली गिवन टू गवर्नमेंट्स, इट कैन बी गिवन टू individuals also. That's all from our side for today. Thanks for watching.